वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम नाउन के टॉपिक के बारे में, नाउन एंड केस के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के केस होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो नाउन एंड केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउन और केस, कौन कौन से केस ऐसे होते हैं जो कि नाउन के अंदर आते हैं और उनसे क्या एरर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड केस के बारे में। देखो बेसिकली देखो, केस का मतलब क्या होता है? कारक। केस का मतलब कारक होता है, आपको सबको पता है। केस का मतलब क्या होता है? कारक। अब बेसिकली जो केस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो केस, पहला केस होता है अपने नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा हमारे होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है वोकेटिव केस और चौथा होता है पॉसेसिव केस। चार केस बेसिकली हमारे पास होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉसेसिव केस। एक केस और होता है जिसे उसको ज्यादा तो नहीं देते, लेकिन ये चार बेसिकली ये केस होते हैं। लेकिन एक और केस होता है अपोजिसिव केस। अपोजिसिव केस। अब देखो कौन सा केस किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इससे क्या आते हैं, एरर आते हैं। देखो सिर्फ ये जो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वोकेटिव केस है, इन तीन चीजों के, इन चार, और एक अपोजिसिव केस है, इन चार चीजों के बारे में तो सिर्फ आपको बेसिक एक जानकारी मात्र होनी चाहिए कि ये हमारा नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है और ये वोकेटिव है और ये अपोजिसिव केस है। यानी कि इनके बारे में तो सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये वाला केस कौन सा है। लेकिन जो ज्यादातर जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो पॉसेसिव केस से आते हैं। यानी 8 से 10 क्वेश्चन बेसिकली एरर के अंदर हमारे कोई से भी एग्जाम के अंदर लो, एरर से अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो पॉसेसिव केस से होते हैं। देखते हैं कौन से किस किस केस को क्या क्या बोलते हैं और किस तरीके से इससे एरर आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके पास में 3-4 एग्जाम्पल ले रहा हूं। राम लव्स सीता। सीता हेट्स रावण। आई प्रॉमिस यू। he says me। 4 सेंटेंस है हमारे पास। अब देखते हैं, आराम से समझना, इन चारों को आराम से समझना। इसके अंदर मैं बताता हूं आपको कौन सा नॉमिनेटिव केस हो सकता है और कौन सा हमारे ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। देखो ये 4 सेंटेंस है हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने लिखा राम लव सीता, सीता हेट्स रावण, आई प्रॉमिस यू, ही सेज मी। अब यहाँ पे देखो, अब ये राम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सीता यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, आई सब्जेक्ट का काम, ही सब्जेक्ट का काम। तो ये दोनों हमारी क्या है? नाउन है। दोनों नाउन है ना। और कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और ये दोनों क्या है? प्रोनाउन है। 2 नाउन है हमारे पास और 2 क्या है? प्रोनाउन। तो जब नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट का कार्य करे। अभी हमने पढ़ा ना, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है। जो एक डूअर, एज ए डूअर होता है, वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। यानी कि जब नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करे तो वो कौन सा केस कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। when a noun or a pronoun it is used as a subject in a sentence, it is called nominative case, है ना। तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence is called nominative case। अब यहां पे देखो, सीता, रावण, यू, मी,
अब ये दो नाउन है और ये फिर से दो प्रोनाउन है, दो नाउन है और प्रोनाउन है। तो अब ये यहाँ पे किसके रूप में यूज हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। अब देखो दोनों में अंतर, अभी और अंतर बताता हूं मैं इसके अंदर। अभी तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखिए। जब कोई भी नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है ना। राम लव्स, राम प्यार करता है, प्रेम करता है किससे? सीता से, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो यानी कि जब ये नाउन या प्रोनाउन किसी भी रूप में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं तो वो कौन सा केस कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पे देखो, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। नॉमिनेटिव हमारा पूरा हो गया। ऑब्जेक्टिव के अंदर थोड़ा सा एक जानकारी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ना बहुत सारे जो है, बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसको क्या करते हैं, इनको दो भागों में बांट देते हैं, है ना। दो भागों में बांट देते हैं इसको, यानी कि अलग अलग इसका केस बना देते हैं। तो एक तो होता है आकुजाटिव, तो एक्यूजेटिव, और एक होता है डेटिव। दो रूप में इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव, हालांकि होता वो कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस में एक तो आकुजेटिव हो गया और एक डाटिव हो गया। अब आकुजेटिव कौन सा होता है, डाटिव कौन सा होता है? देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ड का डिफरेंट है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, तब क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने तो सर ये पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे आकुजेटिव और डेटिव आपने पहली बार सुना होगा, तो पहली बार सुना होगा तो अब देखो थोड़ा सा नाम में ही चेंज है। बाकी अब मैं इसको लिख रहा हूं, यहाँ पे आकुजेटिव को बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये, और डेटिव को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो आकुजेटिव का कौन सा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डेटिव कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके अंदर सीधा सीधा आपके सामने आ गया ना कि आकुजेटिव का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डाटिव का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जब भी नरेशन पढ़ते हो तो जब पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो उसके अंदर आपके बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो अभी देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कौन सा होता है। देखो जैसे ही gave me a book, he gave me a book। अब यहां पे हमारे पास ही यानी कि वह, gave यानी देता, दिया, मी यानी मुझे, ए बुक यानी कि उसने क्या दिया, मुझे एक किताब को दिया, यानी उसने मुझे एक किताब दी थी। तो उसने मुझे एक किताब दी। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वाला ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? he gave a book, he gave a book to me। अब ये क्या हो गया? he gave a book to me, यानी कि उसने मुझे एक किताब दी। मीन्स दोनों का सेम है, लेकिन यहां पे मैंने किसका यूज कर दिया? टू का। यानी टू जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है तो वो रेसिपिएंट से पहले आता है, यानी कि रिसीवर से पहले आता है। यानी कि अब लेने वाला कौन है? मैं, यानी लेने वाला यहाँ पे कौन है? मैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया टू का। तो ये पैसिव के अंदर बहुत सारा काम आता है। केसेस हर चीज में काम आते हैं, और केसेस पढ़ने की जरूरत क्यों है आपको बिल्कुल अभी है ना, वीडियो के एंड तक आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा केसेस को पढ़ने की जरूरत सबसे ज्यादा क्यों है। तो ये आपने देखा होगा कि आकुजेटिव और डाटिव क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन्हीं को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में दो टाइप से, आकुजेटिव और डाटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन्हीं को डायरेक्ट बोलते हैं, इन्हीं को इनडायरेक्ट बोलते हैं। अगला केस लेते हैं हम वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस के अंदर क्या होता है? वोकेटिव केस सीधा सीधा एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा इतना नहीं है। वोकेटिव केस के अंदर देखो, वोकेटिव केस एड्रेस करता है किसी को, है ना, संबोधन के लिए। किसके लिए? संबोधन। अब यहां पे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, जैसे राम
goes there, या राम goes there। अब यहां पे मैंने लिखा राम goes there, अब एक में सेंटेंस लिख रहा हूं तो राम go there, राम go there। अब यहां पे मैंने कोमा लगा दिया। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, राम गोज देयर यानी राम वहां जाता है, राम वहां जाता है, और यहां पे मैंने ये अलग कर दिया इसको, राम गो देयर, है ना। तो अब ये संबोधन के लिए मैं किसको बोल रहा हूं, राम को, जैसे राम गो देयर यानी राम तुम वहां पे जाओ। अब इसको अलग करने के बाद में देखो ये इंपैरेटिव सेंटेंस बन गया, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, तो ये इंपैरेटिव बन गया, लेकिन ये किसको संबोधित कर रहा है, राम को संबोधित कर रहा है। तो जैसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि वोकेटिव केस के अंदर होते हैं, जैसे मैंने बोला बॉयज स्टैंड अप, बॉयज स्टैंड अप, तो जैसे सीता कम हियर, सुनो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सुनो। जैसे अजी सुनते हो, यहां आओ ना, तो वैसे वाले सेंटेंस, जैसे मोना ब्रिंग्स वेजिटेबल, मोना सब्जियां लाओ, है ना। तो ये वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, ये वाले सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस। तो ये वाला कौन सा केस है हमारा, वोकेटिव केस। अब हम आते हैं पॉजिटिव को एक बार छोड़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट होता है ये, और फिर आते हैं एपोजिटिव केस। एपोजिटिव केस के अंदर क्या होता है, देखो एपोजिशन बताता है, एपोजिटिव केस के अंदर ये क्या बताता है, एपोजिशन बताता है। देखो कैसे, जैसे दो नाउन एक साथ होते हैं, जैसे माय फ्रेंड मोहन, माय फ्रेंड मोहन। अब यहां पे मैंने लिखा इज, माय फ्रेंड मोहन इज टॉल, माय फ्रेंड मोहन इज टॉल, यानी कि मेरा जो दोस्त है मोहन इज टॉल। अब यहाँ पे बेसिकली जो नाउन है वो दो नाउन है या एक ही नाउन है, सब्जेक्ट की जगह नाउन तो हमें दो मिल रही है, एक तो मेरा दोस्त है और एक मोहन है। अब यहाँ पे जो नाउन हमें मिल रही है दो मिल रही है, लेकिन मेरा दोस्त कौन है, मोहन है। तो मेरा दोस्त जो कि मोहन है वो क्या है, लंबा है, यानी कि ये जब ये वाला जो पहले वाले नाउन किसके बारे में हो, दूसरे वाले नाउन के बारे में हो, और दोनों नाउन जब एक ही हो तो वो कौन सा केस कहलाता है, ऑपोजिटिव केस, एपोजिटिव केस। अब देखो इसके अंदर जैसे माय फ्रेंड मोहन इज टॉल, अब जैसे आता है प्राइम मिनिस्टर, फिर कॉमा करके नरेंद्र मोदी इज कमिंग हियर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन है, एक ही तो आदमी है ना, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वही तो है नरेंद्र मोदी, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे एपोजिटिव केस। इसके एक दो एग्जांपल और दूं तो जैसे माय मदर रवीना कम्स टुमारो फ्रॉम दिल्ली, यानी मेरी माताजी दिल्ली से, जिनका नाम रवीना है, वो कल आ रही है ना। तो यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हो खुद से भी, लेकिन आपको तो सिर्फ एक नॉलेज, जानकारी मात्र के लिए आपको सिर्फ नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर दो होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको उतारने में, नोट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक तो होता है आकुजाटिव, एक होता है डाटिव। आकुजाटिव को बोलते हैं अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होता है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये तो हो ही गया। अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पॉजिटिव केस। इनको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ये बिल्कुल समझने मात्र, इसके एग्जांपल मैंने दे दिए, एग्जांपल लिख लिया। आप खुद ही इतने काबिल हो गए हैं कि आप एग्जांपल खुद ही लिख सकते हो, नॉमिनेटिव के, ऑब्जेक्टिव के, वोकेटिव के और एपोजिटिव के। अब पॉजिटिव मैं आपको पढ़ा देता हूं। पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव केस, वैसे तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जब एपोस्ट्रोफी आपको पढ़ाया था, पिछले वाले वीडियो के अंदर, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहां पे एपोस्ट्रोफी वाला वीडियो देख ली, ताकि आपको पॉजिटिव केस समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव केस वही वाला केस है जो एपोस्ट्रोफी एस मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था,
अब देखो पॉजिटिव केस होता क्या है, पॉजिटिव। अब यहां पे आया पॉजिटिव, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा बोनस दे देता हूं, यहाँ पे इसकी कोई वो जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लो ताकि आपको याद रहेगा। जैसे यहां पे मैंने लगाया IVE, तो हमारी वर्ब कौन सी है, पजेस। पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार में लेना, ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब मान लो यहां पे 100% क्या है, मैं आपको एक रूल दे देता हूं, एक मान लो ट्रिक पेनासी रामबाण ले लो। अगर किसी भी वर्ब के अंत में ION हो तो वो हमेशा क्या होता है, नाउन बन जाता है ना, पोजेशन। अब अगर किसी भी वर्ब के अंत में IVE हो तो हमारा वो एडजेक्टिव बन जाता है, पोजेशन। जैसे एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, रिलेट, रिलेशन, रिलेटिव, है ना, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना। तो ऐसे वर्ब के अंदर ION जोड़ के हम उसकी क्या बना सकते हैं, नाउन बन जाता है। और IVE अगर जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये तो बात छोटी सी थी, इसको खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैंने आपको पढ़ा दिया है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप, ऑनरशिप, है ना। और वही दो चीजें, एक तो लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। इसको फटाफट खत्म करते हैं, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता भी रखा है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। लिविंग के अंदर देखो, अब पोजीशन को किससे शो करते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस से। पोजीशन को किससे शो करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। और इसका मतलब क्या होता है, का के की, यानी क्या बताता है ये, संबंध, क्या बताता है, संबंध। और इसका मतलब क्या होता है, का के की, या तो इसको का के की एपोस्ट्रोफी एस से या फिर ऑफ से। तो लिविंग के अंदर जैसे राम्स, मैंने बोला राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर यानी राम का भाई, राम का भाई, तो हो गया राम्स ब्रदर, लिविंग के लिए आ गया। अब यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ब्रदर ऑफ राम, लेकिन ये ज्यादा सही है, ये थोड़ा बहुत सही मान लो। लेकिन नॉन लिविंग के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया टेबल का पेड़, ऐसा लिखा टेबल का पेड़। तो यहां पे अब क्या करते हैं ना, स्टूडेंट क्या करते हैं बेसिकली, अब यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं, तो टेबल की जगह कर देते हैं टेबल। अब का की जगह का, ऑफ और पेड़ को लेग, तो ऐसा वाला कर देते हैं टेबल ऑफ लेग। तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाता है ना। तो आपको करना क्या है, पेड़ को इधर लाना है, टेबल को इधर लेके जाना है और ऑफ को। तो जब भी ऑफ से रिलेशन में, ऑफ के रिलेट में अगर इधर नाउन हो और इधर नाउन हो, दोनों तरफ नाउन हो, तो आप पीछे से, हमेशा पीछे से बनाओगे। तो क्या हो जाएगा, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल। अब ये तो 100% सही हो गया। अब आप ऐसे मत कर देना टेबल्स लेग, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको एक समझाने के लिए था कि एपोस्ट्रोफी एस ऑनरशिप का लिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एक दो रूल और बाकी रह गए थे, पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ आधे बता दिए थे, आधे मैं अभी बता देता हूं। एक दो रूल की बात है, अभी समझ लो और 100% जिंदगी में कहीं तकलीफ नहीं पाओगे। जहां कहीं भी पॉजिटिव, जहां कहीं भी नाउन में पॉजिटिव केस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो 100% आपके क्वेश्चन सही होंगे और सफलता की कुंजी आपके पास में ही है। बस थोड़ा सा देखने की जरूरत है, एक चीज पे टिक लगाओ और आंसर पाओ। अब यहाँ पे मैंने बोला आपको, ये हो गई नाउन, नाउन हो गई और दो तरीके से। अब नॉन लिविंग लिविंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो गई सिंगुलर और हो गया प्लूरल। अब मैंने बोला एपोस्ट्रोफी एस, तो आप लगा दोगे। अब यहाँ पे मैंने कहा बॉयज
स्कूल, बॉयज बुक यानी लड़के की किताब, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स पेरेंट, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स, ये भी समस्या में कोई दिक्कत नहीं है। बॉय की किताब, गर्ल यानी लड़की के माता पिता, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ये तो आप कर लोगे। दूसरी चीज आती है, अब क्या होगा, बॉयज। अब ये पहले ही प्लूरल है बॉयज, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के बॉयज स्कूल, यहां पे लिखा गर्ल्स स्कूल। तो अब यहां पे देखो, यहां पे सबसे बड़ी समस्या होती है, 100% क्वेश्चन यहां से उठाता है। एग्जामिनर को पता है कि ये चीजें बहुत ही बेसिक है और बहुत ही बारीकी से पूछी जाती है, और 100% एग्जामिनर जानता है कि ये चीजें लड़का ना, मतलब स्टूडेंट इसके अंदर ना बार बार गलती करेगा। तो अब देखो ये गलत है, ठीक है, तो सही क्या होगा सर, तो सही है, देखो बॉयज, इसमें एस पहले से जुड़ा है, तो अब ये अपोस्ट्रोफी लग गया बॉयज स्कूल। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉयज स्कूल, नहीं स्कूल तो लड़कों का होगा, या तो लड़कों का या लड़की को, या दोनों का एक साथ होगा। तो लेकिन इसने कहा है कि बॉयज स्कूल, केवल लड़कों का स्कूल है, एक लड़के का तो स्कूल हो नहीं सकता, तो बहुत सारे लड़के पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बॉयज स्कूल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉयज यानी प्लूरल पहले से बन रखा है, एपोस्ट्रोफी लगा के मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि एस इसमें पहले से ही लग रखा है। तो लिखो रूल क्या है, यह आपने नोट कर लिया होगा। तो रूल देखते हैं हम, रूल क्या है कि जब सिंगुलर और प्लूरल की बात आती, तो सिंगुलर के अंदर तो कोई भी लगा लेगा एस, लेकिन अब यहां पे समस्या यह आती है कि जब किसी भी वर्ड के अंदर, कोई से भी वर्ड के अंदर पहले से ही क्या हो, पहले से ही एस हो, उसके अंदर डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, यानी ये क्या देते हैं, से का साउंड देते हैं। क्या देते हैं, से का साउंड देते हैं। और से का साउंड देने वाले शब्दों के अंदर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं, एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। देखो जैसे मैंने बोला रमेश, अब बोलने में तो बोलेंगे रमेश बुक यानी रमेश की किताब, लेकिन इसको लिखने में कैसे लिखेंगे, रमेश बुक, ऐसे थोड़ी लिखेंगे रमेश बुक, नहीं, गलत है ना। तो कैसे लिखेंगे, रमेश, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा और बुक, रमेश बुक, क्या हो जाएगा, रमेश बुक, ठीक है। ये तो बात रही सिंगुलर की, ठीक है। अब प्लूरल के अंदर क्या होता है, प्लूरल के अंदर आपको अभी बताया था मैंने, बॉयज, अगर जिसके अंदर लास्ट में एस लग रखा है तब तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के सीधा बॉयज हॉस्टल सीधा लिख दिया। अब लेकिन दो शब्द ऐसे हैं उसमें थोड़ी सी समस्या, क्योंकि 99% जो वर्ड होते हैं उनके अंदर पहले से लास्ट में प्लूरल बनाते समय एस लगा होता है, तो हम एस नहीं लगाते। कईयों को अगर वाई दे रखा है तो IES जोड़ देते हैं, कईयों के अंदर F दे रखा है तो VES जोड़ देते हैं, लेकिन S तो आ रहा है ना, पीछे S तो आ रहा है। और जिनके पीछे अगर प्लूरल में S नहीं आता है, जैसे मैंने लिखा मैन, तो इसमें हमें S लगाने की जरूरत है क्या, है मेंस, तो क्या हो जाएगा इसका मैन। अब इसका देखो सिंगुलर क्या होता है, मैन का सिंगुलर, ये सिंगुलर क्या होता है, मैन का सिंगुलर क्या होता है, मैन। अब इसका प्लूरल बनाया हमने, तो प्लूरल MEN बनता है, ना, तो प्लूरल MEN बना तो ये हो गया मेंस हो गया, ठीक है। अब जैसे वुमेन, तो वुमेन का प्लूरल क्या बनेगा, वुमेन का प्लूरल वुमेन्स, तो यहाँ पे वुमेन्स, मेंस वुमेन्स वियर यानी लड़की, आदमी और औरतों के कपड़े। अब यहाँ पे जैसे आपका चाइल्ड का प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन, तो वहां पे बच्चों का स्कूल, तो क्या होगा, चिल्ड्रंस, एस अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में उसके क्या आ रहा है, REN। तो यहाँ पे जैसे देखो चिल्ड्रंस स्कूल ऐसे होगा ना, चिल्ड्रंस स्कूल। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये केस जो भी है, नाउन के जितने भी केस है वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां कहां होता है? तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो भी टाइम सूचक वर्ड है यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वहां पे भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के अंदर, जैसे 10 आवर, 10 प्लूरल हो गया। अब आवर्स, 10 आवर्स, लेकिन स्टूडेंट गलती कहां करेंगे? फिर से गलती यही करेंगे, 10 आवर, ये ला 10 घंटे का, यानी ये शो 10 घंटे का है। दिस शो इज 10 आवर्स। अब यहां पे देखो, जैसे मैं पूरा सेंटेंस लिख दिया मैंने, दिस शो इज 10 आवर्स, यानी कि ये जो शो है वो कितने घंटे का है? 10 घंटे का है। तो यहां पे आवर्स, 10 आवर्स शो, यहां पे एस फिर लगाया मैंने और यहां पे लिखा शो। अब ये प्लूरल है तो यहां पे भी शोज, 10 आवर्स शोज। अब ये क्या हो गया? यहां पे मैंने लिखा, ये फिर गलत हो गया ना, तो क्या होगा? 10 आवर्स, फिर ये हो गया शो। ठीक है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में भी आप एस का यूज, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। दूसरा, आप कंट्री, प्लेसेस एंड कंट्री के नाम, कंट्री के नाम के साथ में भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एपोस्ट्रोफी एस वाला वीडियो मेरा पिछला वीडियो था और आज मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देख लिया होगा आपने, तो आप पोजीशन के अंदर कभी गलती नहीं करोगे और मैंने सारे रूल इसके अंदर समझा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन पे जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर